नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 42 के बारे में, जो है कि आर्टिकल 42 क्या कहता है। तो यानी कि आर्टिकल 42 बात करता है मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो है मातृत्व लाभ और मानवीय कार्य दशाएं। यानी कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संविधान सिर्फ नागरिकों को अधिकार ही नहीं देता, बल्कि काम करने वाले हर व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करता है। इसी सोच को मजबूत करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह मानवीय कार्य दशाएं सुनिश्चित करे और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करे। तो आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 42 को आसान भाषा, बेहतरीन उदाहरण और परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिकल 42 आखिर में क्यों महत्वपूर्ण है और यूपीएससी और पीपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं में इसके सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 42 में क्या है। तो आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन के बारे में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी का हिस्सा है और राज्य को निर्देश देता है कि वह काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करे। तो दोस्तों, प्रसूति सहायता होती क्या है? प्रसूति सहायता का मतलब होता है मातृत्व राहत, यानी कि जो है गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद महिला कर्मचारी को आवश्यक छुट्टी, सुरक्षा और सुविधाएं देना, ताकि वह बिना स्वास्थ्य या नौकरी पर अनुचित दबाव के मातृत्व का समय पूरा कर सकें। तो आर्टिकल 42 के तहत जो है राज्य को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मान लीजिए कोई महिला है, सीमा नाम की, जो है सरकारी या निजी संस्था में काम करती है और उसका बच्चा होने वाला है, तो उसे प्रसव के आसपास मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी रिलीफ और कानून के अनुसार संबंधित सुविधाएं मिल सकती हैं। यही व्यापक रूप से मैटरनिटी रिलीफ कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आर्टिकल 42 के जो है कुछ उद्देश्य हैं, जो है दो मुख्य उद्देश्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 42 के दो मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से जो है? तो आर्टिकल 2 के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो है पहला तो है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी काम करने की जगह पर सुरक्षित, उचित और मानवीय परिस्थितियां हो। यानी कि जो है आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगा और सरकार की जिम्मेदारी यह है कि काम करने की जगह सुरक्षित और मानवीय हो, यानी कि कर्मचारियों को असुरक्षित और अमानवीय परिस्थितियों में काम करना ना पड़े, काम के उचित घंटे और परिस्थितियां हो, श्रमिकों के स्वास्थ्य और गरिमा का ध्यान रखा जाए, महिलाओं को मातृत्व के दौरान राहत मिले, यानी कि गर्भावस्था और प्रसव के समय आवश्यक छुट्टी तथा सुविधाएं उपलब्ध हो। तो जैसे मान लीजिए जो है कि आर्टिकल 42 में बताया गया है कि किसके बारे में? मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन के बारे में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैटरनिटी रिलीफ का मतलब क्या होता है? गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को आवश्यक सहायता और छुट्टी मिले। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 में दो चीजें, यानी कि काम की हालत और मातृत्व राहत। तो सिंपल सी बात है। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकता है? तो आर्टिकल पूछ सकता है कि जो आर्टिकल 42 किसका पार्ट है? पार्ट 4 का पार्ट है। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है। तो आर्टिकल 42 में ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताया गया है। और यह क्या है? या नॉन जस्टिकेबल है, यानी कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि सीधे अदालत में फंडामेंटल राइट्स तरह इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यह गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल अब पढ़ते हैं 43। तो आर्टिकल 43 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 43 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 43 में बताया गया है लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जो है लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि आर्टिकल 43 जो है भारतीय संविधान के पार्ट 4 यानी डीपीएसपी में आता है। यानी कि राज्य को प्रयास करना चाहिए कि सभी वर्कर्स को काम, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी मिले और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो है उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, सम्मान सहित जीवन उनको मिले, ये होता है जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। यानी कि जो है राज्य को प्रयास करना चाहिए कि सभी वर्कर्स को काम और जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि लिविंग वेज इसको बोलते हैं, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर मिले। अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो सरकार का लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को काम मिल जाए, बल्कि उसे इतनी उचित मजदूरी मिले कि वह अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके, सम्मानजनक जीवन जी सके, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग ले सके। तो मान लीजिए किसी मजदूर को 5,000 महीना मिलता है, लेकिन उससे भोजन
कपड़े, आवास और दूसरी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो आर्टिकल 43 की भावना यह है कि मजदूर को ऐसी उचित लिविंग वेज मिले जिससे वह सम्मानजनक जीवन जी सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 43 संविधान के पार्ट 4 में आता है। इसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं बल्कि श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन लायक वेतन और परिस्थितियां, ध्यान दीजिए, सम्मानजनक जीवन जीने लायक की वेतन और परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का उचित सम्मानजनक स्तर मिल सके, और लिविंग वेज का मतलब होता है कि ऐसा वेतन मिले जिससे वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, यानी कि फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आराम, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अवसर मिले। कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आर्टिकल 40 को देखा है, यानी कि आर्टिकल 43 का लक्ष्य है सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि रोजगार के साथ सम्मानजनक जीवन। तो दोस्तों मान लीजिए किसी गांव में लोग हथकरघा, खादी, मिट्टी के बर्तन या हस्तशिल्प बनाते हैं। सरकार अगर उन्हें प्रशिक्षण, बाजार, ऋण और अन्य सहायता देकर के इन उद्योगों को बढ़ावा देती है तो यह आर्टिकल 43 की भावना के अनुरूप है। तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से मान लो किसी गांव में जो है लोग हथकरघा, खादी, मिट्टी के बर्तन या हस्तशिल्प बनाते हैं। सरकार अगर उन्हें प्रशिक्षण, बाजार, ऋण और अन्य सहायता देकर इन उद्योगों को बढ़ावा देती है तो यह भी क्या है, आर्टिकल 43 की भावना के अनुरूप है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल में आपसे एक लाइन में अगर समझाना चाहूँ तो पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 43 में क्या है। तो आर्टिकल 43 में बताया गया है जो है कि लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 43 का मूल उद्देश्य है कि जो है कामगार को केवल नौकरी या मजदूरी मिलना पर्याप्त नहीं है, उसकी मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि वह उसका परिवार और सम्मानजनक जीवन जी सके। यानी कि द स्टेट शुड बी इंडेवियर टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। और लिविंग वेज का मतलब क्या होता है? लिविंग वेज का मतलब होता है कि ऐसी मजदूरी जिससे व्यक्ति केवल जीवित न रहे बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसमें केवल खाना शामिल नहीं है बल्कि सामान्य जीवन की आवश्यकताएं भी शामिल हो सकती हैं, जैसे भोजन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार की आवश्यक जरूरतें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। अगर किसी वर्कर्स की इनकम से सिर्फ किसी तरह खाना ही चल पा रहा है और बाकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वह लिविंग वेज की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। यानी कि यह बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मिनिमम वेज और लिविंग वेज में क्या अंतर है। तो बहुत ही एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मिनिमम वेज का मतलब होता है कि वह न्यूनतम मजदूरी जिसके नीचे मजदूरी देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। और लिविंग वेज का मतलब होता है कि ऐसी मजदूरी जो वर्कर को सम्मान जीवन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाए। इसलिए लिविंग वेज की अवधारणा मिनिमम वेज से ज़्यादा व्यापक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब होता है दोस्तों कि वर्कर्स और उसके परिवार का सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सके। यानी केवल सर्वाइवल नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी महत्वपूर्ण है। एक वर्कर्स को ऐसी इनकम मिले जिससे वह भोजन के साथ साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उचित आवास जैसी आवश्यकताओं को भी संभाल सके। तो यानी कि आर्टिकल 43 केवल आर्थिक हित की बात नहीं करता है, यह वर्कर्स को सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराने की दिशा में भी राज्य को निर्देश देता है। और मतलब वर्कर को समाज और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का भी अवसर मिलना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 43 रूरल एरियाज में भी इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस पर कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की भी बात कही गई है। यानी कि गांवों में स्थानीय रोजगार, ग्रामीण आय, पलायन में कमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। गांव में लोग मिलकर के हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, छोटे घरेलू उद्योग चलाते हैं तो सरकार इनके विकास के लिए सहायता और अवसर उपलब्ध करा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 42 में हमने क्या पढ़ा कि काम की कंडीशन कैसी हो। काम की कंडीशन का मतलब कैसी, ह्यूमन कंडीशन है और मैटरनिटी लीव है। अगर आपसे पूछता है मैटरनिटी लीव के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई तो आर्टिकल 42 में की गई है। ह्यूमन कंडीशन की बात किस में की गई है तो आर्टिकल 42 में की गई है। अब आपसे पूछता है काम करने वाली की जिंदगी कैसी हो, किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 43, यानी कि लिविंग वेज,
प्लस डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्लस सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी, ये सब किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 43 में है। तो यानी कि अगर आपको एक लाइन में अगर मैं रिवीजन कराना चाहूं तो आर्टिकल 42 का मतलब क्या है? अच्छा काम करने योग्य का माहौल, और आर्टिकल 43 का मतलब होता है काम के बाद सम्मानजनक जीवन। तो यानी कि आर्टिकल 43 रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन दैट लेवल वेलफेयर should go beyond mere employment and ensure a dignified and decent standard of life for workers। यानी कि आर्टिकल 43 यह सुनिश्चित करने की संवैधानिक दृष्टि प्रस्तुत करता है कि श्रम कल्याण केवल रोजगार तक सीमित न रहे, बल्कि श्रमिकों को गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन भी प्राप्त हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो दोस्तों याद रखिए, आर्टिकल 43 सिर्फ मजदूरी की बात नहीं करता, बल्कि हर श्रमिक को सम्मान, गरिमा और बेहतर जीवन देने की संवैधानिक सोच को मजबूत करता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।